जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और उस यूनिट का ये 6th पार्ट है। इस पार्ट में हमने जो केमिस्ट्री है जो आती है आपसे जनरल साइंस में, जो पूछी जाती है उसको हमने एक छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके हिसाब से, या क्या क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उनको लेके ये चीज बनाई गई है जिससे आपका एमपीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगे भी क्वेश्चन जो होगा वो एक्चुअली जो होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो इसलिए यूनिट 7 का हमने एक डिटेल वीडियो कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम ये 6th पार्ट है। इसके पहले अगर आपने 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके उसे जरूर देखिए। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए, या इसके अलावा आपको किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कोई डाउट है तो हम उसे 100% क्लियर करेंगे। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जाके इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो वीडियोज है ये आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास फी देने के पैसे नहीं है कोचिंग में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सबकी हेल्प के लिए मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इससे उन सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं, समझते हैं केमिस्ट्री के बारे में। और एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा और उस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री को हम कवर कर देंगे जितना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको यह मैं 100 बार बता चुका हूँ कि 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। 5% क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व आप सिर्फ, अगर आपके पास क्या कहते हैं बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल है, या आपने बहुत ज्यादा कहीं पे चीजें पढ़ रखी हैं, आपके दिमाग में उसमें स्ट्राइक कर जाए तो ही आप कर सकते हैं। तो 95% क्वेश्चन ऐसे हो जो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उन 95% को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री में मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपके आसपास जो है वो मैटर ही कहलाती है। ठीक है, इन जनरल अगर देखें तो हमने इसको 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमसे मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, सिंपल ये है। ठीक है, जो भी चीज जिसका थोड़ा सा वेट हो और जगह को ऑक्यूपाई कर रही हो उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। 3 स्टेज, इसके अलावा 2 स्टेज और आ गए हैं। एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, जो जिसको बीईसी कहते हैं। इसके बारे में इसका नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है उसमें इसको डिटेल में कवर किया गया है। तो आप बस अभी इतना ध्यान रखिए, प्लाज्मा और दूसरा बीईसी। ठीक है, तो अभी टोटल हम मैटर के स्टेज अगर पूछे तो 5 मैटर के स्टेज हो सकता है। ये आपसे क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अलावा से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहले तो 3 ही थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस थे, बट 2 और ऐड किए गए हैं जिनको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स कहते हैं। अब हम बात करें किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इट टू वेपर इज कॉल्ड ए बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल ये है, उबलना, जिस चीज पे कोई चीज उबलने लगे और उबलने से वेपर क्रिएट हो जाए। जैसे पानी, पानी को अगर हम 100 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म करें तो पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा घर में आप पानी जब गर्म करते हैं धीरे धीरे वो उबलने लगता है। उबलने के बाद उसके ऊपर से आप देखते हो गैस निकलने लगती है। ठीक है, आपको निकलती हुई लिटरली दिखाई देती है। तो वो, तो किसी लिक्विड का, हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर उसमें इम्प्योरिटीज आप मिला दिए जाए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। सिंपल, अगर आप देखें कि जैसे कि आप चाय बनाते हैं, चाय का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हम डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं। या आप नॉर्मली भी घर में देखिएगा कि 2 बर्तन एक साथ आप चढ़ाइएगा और दोनों पे आधा आधा लीटर पानी चढ़ा दीजिएगा, और एक में करीब 4 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और एक को ऐसे रहने दीजिएगा। फिर दोनों को गर्म कीजिएगा, देखिएगा कौन सा पानी पहले उबलता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो आपका जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं होगी, जो प्योर वाटर होगा, मतलब जिसमें कुछ मिला नहीं होता है, वैसे तो प्योर वाटर कुछ होता नहीं है, इम्प्योरिटीज ऐसे मिल जाती है, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड की है तो उसके हिसाब से उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, मतलब आपका कह रहा है कि सी जो होता है, समुद्र जो होता है, समुद्र में आपका सलाइन होता है, नमक होता है, इसलिए इसका हमेशा जो होता है बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, जबकि आपका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। इट यूजली डिक्रीज एट द हाई एल्टीट्यूड, दैट्स व्हाई हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस और मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कुक अ फूड। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि अब जो बोला हाई एल्टीट्यूड पे जब जब जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही ये पानी क्या होता है, वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता जाता है। इसको ध्यान आप थोड़ा रखिएगा। और इस पे मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में आपका ये है 5 स्टेज, 5 स्टेट्स। ठीक है, मैटर के। चलिए अब मानते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बॉयल करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो इट इज ए टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस, घर में अगर आपने फ्रिज में आइस रखी हो, उसको अगर बाहर निकाले, आप आइसक्रीम खाते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री आइस का। ठीक है, इट डिक्रीजेज द प्रेशर ऑफ इम्प्योरिटी, ये भी सेम है। अगर इम्प्योरिटीज आप ज्यादा ऐड कर देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे 5 स्टेट्स, इसमें 2 स्टेट हम बात करेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स की बात करेंगे और प्लाज्मा की बात करेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है हम बताएंगे आपको। तो हम फिफ्थ स्टेट की अगर बात करें तो चलिए पहले फोर्थ स्टेट की बात करें, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा स्लाइड हो गई है, कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए। फोर्थ स्टेट जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड और गैस से अलग होता है। इट हैज हॉट ionized gas approximately with an equal number of positive and negative charge electron. When we consider their characteristics, they are entirely different from the rest of matter. That is why consider as a another state of matter. When we take example of plasma property, we can see that they are made of electrically charged particle and strongly influenced by electric and magnetic, while neutral gases are not. It may not be seen widely in the earth, but it is so believed that in universe everything is made of plasma. देखिए इसका कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो हॉट आयोनाइज्ड गैस से बनी है। हॉट आयोनाइज्ड गैस ऐसी गैस जिसमें पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों है और लगभग दोनों इक्वल मात्रा में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जैसे जो आपका सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत सिंपल होते हैं। उनको गर्म करेंगे गर्म हो जाएंगे, ठंडे करेंगे ठंडे हो जाएंगे, या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बट इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको प्लाज्मा कहते हैं। आजकल प्लाज्मा टीवीज भी आने लगे हैं। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आप जैसे कि आपका अगर ट्यूबलाइट देखें, ट्यूबलाइट के अंदर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उसमें आयोनाइज्ड गैस होती है। तो वो एक प्लाज्मा की पद्धति पे, प्लाज्मा के सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, क्योंकि उसमें ना तो प्योर गैस होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। ठीक है, जिनको हम देख तो नहीं सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या है फोर्थ स्टेट, क्या है फोर्थ स्टेट आपका है जिसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको फोर्थ स्टेट बोलेंगे। सिंपल, आप इतना ध्यान रखिए। प्लाज्मा मतलब जब भी आपके दिमाग में आए तो आप बात करिए चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब हम बात करें फिफ्थ स्टेट क्या है। तो ये चौथे के बाद फोर्थ हम प्लाज्मा मानते हैं, फिफ्थ हम इसको मानते हैं। दे आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स कूल्ड टू विद इन ए हेयर ऑफ ऑब्सोल्यूट जीरो, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री केल्विन पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑब्सोल्यूट जीरो पे ग्रुप ऑफ एटम जब कोल्ड किया जाता है, तो वी कैन टेक, जैसे हीलियम है आपका, ठीक है, दे आर अमेजिंगली कोल्ड टू और 0 केल्विन। बी व्हेन रीच नियर टू टेम्परेचर जीरो द एटम्स आर हार्डली मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर सिंस दे हैव वेरी लेस फ्री एनर्जी टू डू सो। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड एटम्स कम क्लोजर एंड enter the same energy level. It appears as if they have formed and start behaving like a single atoms. ये बोल रहा है कि जब कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, जब कुछ गैसें उनको जब 0 केल्विन पे आपको ठंडा किया जाता है तो बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, जो नॉर्मली आपके सॉलिड लिक्विड गैस रिएक्ट नहीं करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट से आप समझ जाएंगे ठंडा करना।
किसी चीज का कंडेंसेशन, वाटर का कंडेंसेशन होता है तो फिर आपका बारिश होती है, बारिश के बाद आपका स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे जब किसी चीज को 0 डिग्री केल्विन पे, ये बोल रहे हैं, इसको ठंडा किया जाता है तो वो जो रिएक्ट करते हैं उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और प्लाज्मा जिसमें भी चार्ज पार्टिकल्स आपको होगा उसको प्लाज्मा, आपको ध्यान में आ गया। आप सॉलिड आपको पता है, कोई भी चीज लकड़ी लोहा जिस सॉलिड है, और उसके बाद लिक्विड जिसमें आपका पानी हो गया, दूध हो गया, एवरीथिंग जो भी बह रही है, ठीक है। अब गैस जो चीज हाइड्रोजन हीलियम या हाइड्रोजन हीलियम जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्लाज्मा आता है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उसके बाद बीईसी आता है जिसको ठंडा करने पे अलग रिएक्ट करते हैं। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब बात करें एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स की। तो हम एटम्स किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, बट ये सबसे छोटा पार्ट। सपोज कोई चीज बनी हुई है, मैटर बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको एटम हम लोग कहते हैं, सबसे छोटा पार्ट। और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेता है बट कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, उसको और चीजों की जरूरत होती है। एटम इज मेड ऑफ 22 ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम वेयर इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहेंगे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको बहुत सारे एटम मिलके आपके एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट मैंने आपको क्या बताया? एटम। एटम से बड़ा मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स को मिलकर मॉलिक्यूल्स। एटम जो होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा, और इसके बाद आपका मॉलिक्यूल्स आएगा जो बहुत सारे, मतलब मेनी एटम से मिलकर बना रहता है, ठीक है। और ये हमेशा फ्री स्टेज में रह सकता है, ये भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और हमेशा फ्री स्टेज में ये रह सकता है क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर, आइसो मतलब सेम ही होता है, ठीक है। टोप्स मतलब नंबर, तो व्हेन आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कई बार पूछा जाता है, हम लोग गलत करके चले जाते हैं। आइसोटोप्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है, आइसोटोप्स मतलब प्रोटॉन, क्योंकि इसमें पी आ रहा है, आइसोटोप्स में आपका पी दिख रहा है ना आपको, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। याद करें निमोनिक्स बहुत बहुत तरीके होते हैं, आप अपने से बना लीजिए। तो पी जो होता है, ठीक है, तो इसमें पी आ रहा है तो मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, उसके अलावा जो चीज बचती है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और मास नंबर भी डिफरेंट होगा। उसके बाद हम बात करें आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब होता है द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास इनका सेम होता है आइसोबार्स का, ठीक है। बार आप कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। किसी चीज का बार को आप याद करना, बार मीन्स लोहे की छड़ याद कर लीजिए आप, या कोई विम बार याद कर लीजिए, उनमें वेट होता है, तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे 18 आर्गन 14, 19 केल्विन 14 है, 40 है, ठीक है। तो ये सेम मास नंबर है बट इनका ये देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा आइसोटोप्स किसके कहते हैं? आइसोटोप्स मतलब पी आ रहा है तो सेम प्रोटॉन रहेंगे, और सेम प्रोटॉन है, उसके अलावा हर चीज डिफरेंट रहेगी, मतलब आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग रहेंगे, और मास नंबर भी अलग रहेगा। बट आइसोबार्स एकदम अपोजिट होता है। आइसोबार्स बार्स आप याद कर लीजिए, बार किसी चीज का बार वेट होता है हर चीज में, तो सेम मास नंबर इसका होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें डेटिंग टेक्निक की। डेटिंग टेक्निक में रेडियो कार्बन डेटिंग यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन बेयरिंग मटेरियल लाइक वुड, एनिमल्स। जितने भी आपका एंशियंट इंडिया जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि डेटिंग टेक्निक्स यूज होती है। डेटिंग टेक्निक्स मतलब कोई चीज कितनी पुरानी है उसका, उसमें जो कार्बन होता है ना, कार्बन 14 वो डिके करता है एज के साथ, उस डिके को हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसे ही हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। C14 इसका डेटिंग मतलब डिके होने लगता है ये जब कोई मटेरियल मैटर होता है, तो वो जैसे पेड़ है आपका, वो भी कार्बन लेता है, आपकी बॉडी है वो भी कार्बन लेती है। तो धीरे धीरे जब आप लोग मर जाते हैं या खत्म हो जाती है चीजें, तो उसमें जो कार्बन की मात्रा रहती है धीरे धीरे डिके होती है। किस रेट से डिके होती है वो हमें पता होता है, तो कितना डिके हो गया है वो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कितना पुराना है। यूरेनियम डेटिंग यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड रॉक्स। दो टाइप की देखिए, जो आपकी लाइव चीजें होती है उसको रेडियो कार्बन से हम लोग करते हैं, और जो आपकी
नॉर्मल लाइफ जैसा नहीं होती है, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, मटेरियल मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया, वो हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। उसमें भी सेम चीज होती है, यूरेनियम 235 239 करके। इनका जो डिके होता है ना, मेन चीज होता है इनका डिके। डिके मतलब खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होती है, तो किस रेट से खत्म होती है वो हमें पता होता है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी पुरानी है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में एक चीज अच्छा पूछता हूँ आपसे, कि जो पहले के जमाने में पोट्री पाई जाती थी, ठीक है, जिनको वेसल्स आप या पोट्री कहते थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लैक पोट्री, आपने हड़प्पा टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पोट्री का जो पोट्री मतलब आप समझिए ना, मटकी टाइप जो होती है, जो पुराने जमाने में पाई जाती थी, तो इनकी डेटिंग की टेक्निक को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो ये हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान, ये ठीक हो गया, आपको रेडियो कार्बन समझ में आ गया। जो भी चीज जिंदा थी, उसका जो जिसमें जान थी वो चीज रेडियो कार्बन से, उसके अलावा जिसमें जान नहीं थी, जैसे आपका पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गया, अर्थ हो गया, उसको रेडियम डेटिंग्स करते हैं। अब हम बात करेंगे बैटरी। बैटरी आप लोगों ने घर में सब में देखी होगी, आपका सेल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपका घड़ियों में लगता है, पहले रेडियो में भी लगता था, या आजकल जो आपकी बैटरी आती है इन्वर्टर में लगती है, मोबाइल में बैटरी लगती है, हर जगह तो बैटरी लगती है। अभी आजकल जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, ईवी व्हीकल आ रही है, उनमें भी बैटरी लग रही है। तो बैटरी इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें दो एनोड मतलब दो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, और बीच में जो होता है कोई केमिकल कंपोजिशन या केमिकल लिक्विड होता है, ठीक है। तो इनके बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन जो होता है, हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक में। तो विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जैसे आपकी घड़ी की सेल जो होते हैं, उनको खत्म हो गया फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो उसको नॉन रिचार्जेबल, उसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं, जैसे आपका गैल्वेनिक सेल, ट्राई सेल या मर्करी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल, जिनको हम रिचार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी, आपकी इन्वर्टर की बैटरी, वो आपका गैल्वेनिक सेल भी होती है और वोल्टिक सेल भी होती है, क्योंकि इनको रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है, निकिल कैडमियम बैटरी, ये भी आपकी अच्छी क्वालिटी के जो इन्वर्टर्स के लिए बैटरी होती है, निकिल कैडमियम की होती है। इवन आपका कुछ मोबाइल में पहले निकल के बैटरी आती थी, अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। तो बड़ी बैटरी जो होती है, इवन हवाई जहाज में जो यूज बैटरी यूज होती है, निकल कैडमियम बैटरी यूज होती है, आपकी कार में यूज होती है, निकल कैडमियम बैटरी यूज होती है, ठीक है। तो प्राइमरी, जिनको जिनको रिचार्ज नहीं किया सकता, ठीक है। सेकेंडरी, जिनको सेकंड बार भी रिचार्ज किया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सेकेंडरी जिनको सेकंड बार भी रिचार्ज किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछे। देखिए आप लोग सोचेंगे अब ये हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपसे पूछ लिया सकता है, एग्जाम के जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपसे कुछ भी, मैं चाह रहा हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एटलीस्ट तो बिल्कुल भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, और इसमें मार्क्स जो गेन करने की क्षमता आप लोगों की ज्यादा होती है। आप ज्यादा अगर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मार्क्स को अच्छे से आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कोरोजन, कोरोजन का मतलब सिंपल अगर हम समझे, तो कोरोजन का मतलब होता है आपका, कोरोजन का मतलब आपका होता है क्या, जंग लगना, ठीक है। क्या होता है, जंग लगना। जंग लगना मतलब आप लोग घर में देखते होंगे, दरवाजे में जंग लग जाती है। जंग लगना मतलब एक लेयर चढ़ जाती है, कोई लोहे की चीज होती है, ठीक है। तो द ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर होता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है, उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्रोजन जो भी होते हैं, वो आपकी जो मेटल है, मटेरियल है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, वो एक ऑक्साइड बनाते हैं, और यही ऑक्साइड तो कोरोजन कहलाता है, ठीक है। व्हेन आयरन एक्सपोज्ड टू इन द एयर, द आयरन सरफेस टर्न्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रस्ट, ठीक है। मतलब आपका जो दरवाजा होता है, इसलिए हम लोग उस पर पेंट करते हैं, देखा आप लोग घर में दरवाजे में पैसा पेंट करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो जब भी जो मॉइस्चर वाली जो हवा आएगी या मॉइस्चर वाला पानी जो आएगा, तो उसमें क्या होगा, तो आपका H2O होगा, मॉइस्चर है। उसके अलावा जितनी गैसेज है, सपोज ये आपका फेरस, तो क्या हो गया, आपका दरवाजा फेरस का बना हुआ, मतलब आयरन का बना हुआ फेरस का, ठीक है। उसमें हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये सब मिलके क्या बना देंगे, फेरस ऑक्साइड आपका बना देंगे, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड जब आपका बन जाएगा, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, TFE2O3 इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जंग लगना। सिल्वर में सरफेस टर्न्स ब्लैक, देखिए सिल्वर क्या होता है, सफेद होता है, चांदी जो है आपकी क्या होती है, सफेद होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये किस वजह से होता है, तो ऑक्सीडेशन की मतलब, कोरोजन किस वजह से होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन के वजह से, ऑक्सीडेशन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी मेरी दोस्तों खराब है, लेकिन राइटिंग पे नहीं जाना है आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज पे जाइए। रिन्यूएबल नॉन
रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दो रिसोर्सेज आपके, रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका जो कभी खत्म होने वाली है, जैसे हवा, एयर कभी खत्म होने वाली है, सनलाइट कभी खत्म होने वाली नहीं है, वाटर, ठीक है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, जैसे कि आपका मिनरल्स लिमिटेड क्वांटिटी में है। कोल, कोल जैसे कैसे बना है, कोल कैसे बना है, या पेट्रोलियम कैसे बना है, जो लकड़ियां आपकी होती थी, ठीक है, पहले के जमाने में जो पेड़ पौधे पांच जमीन के अंदर दब गए और करोड़ों वर्ष तक दबे रहे, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। या आपका पेट्रोलियम, जो जीव जंतु रहते थे, वो धीरे धीरे क्या हुए, मर गए, मरने के बाद दबते गए, दब के उसको बहुत ज्यादा उसमें केमिकल रिएक्शन होते गए, और केमिकल रिएक्शन होके वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चेंज हो गए। ठीक है, तो वो कितने लिमिटेड है किसी को नहीं पता है। ठीक है, वो कितने लिमिटेड है वो किसी को नहीं पता, कितने लोग मरे थे, कितने जानवर मरे थे, क्या कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये जो है आपकी नॉन रिन्यूएबल, इनको रिन्यू नहीं किया सकता, इसलिए नॉन रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल है क्योंकि ऑटोमेटिक सन सन में जो सन में आपका जो फ्यूजन फ्यूजन जो हो रहा है, वो क्या होगा, हमेशा होता रहेगा। अब आप अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सन के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की है पिछले वीडियो में, ठीक है, या फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा है ना। तो सन के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो वो हमेशा होता रहेगा, हवाएं हमेशा चलती रहेंगी, पानी हमेशा रहेगा धरती पे। ठीक है, तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। चलिए, अब हम बात करें फ्यूल्स की। फ्यूल्स मतलब जो भी आप जिस चीज को भी यूज जलाने के लिए करते हैं, आप पेट्रोल बाइक चलाते हैं, डीजल गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलता है आपका, उसके अलावा घर में आप कोल जलाते हैं, ठीक है, या आप एलपीजी जलाते हैं, सिलेंडर जिसको कहते हैं, सिलेंडर में खाना मम्मी बनाती है, ठीक है, उसको तो सब फ्यूल कहलाता है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन द कम्बस्टन, ठीक है, आर कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, जो हीट और लाइट आपका प्रोड्यूस करे चलने पे, उसको फ्यूल कहते हैं। ठीक है, सिंपल चीज ये है, हीट मतलब आपकी ताप, और लाइट मतलब प्रकाश। जैसे आप गैस जलाते हैं तो क्या होता है, गर्म भी होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो वो सब्सटेंस जो आपका लाइट और हीट प्रोड्यूस करे जलने पे, कंबस्टन में जलना होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूल, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस, फाउल स्मेलिंग मतलब बहुत अच्छी स्मेल नहीं होती है, कॉल्ड एथिल मेथन इज एडेड टू एलपीजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आंसर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया, यूपीएससी से लेकर एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एथिल और मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन इज एडेड टू एलपीजी टू डिटेक्ट इट्स लीकेज। एलपीजी, एलपीजी आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घर की जो सिलेंडर होती है उसमें आप कभी कभी देखते हैं ना, लीक होता है, स्मेल आती रहती है आपको, वो कभी स्मेल उसमें होती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा गंधहीन गैस होती है एलपीजी, लेकिन उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि कभी लीक हो तो आप लोगों को पता चल जाए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, एथिल मर कैप्टन, आपको प्रोनाउंसिएशन जैसे करना हो आप वैसे कीजिए, लेकिन एथिल मरकैप्टन ईएम करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद करना हो आप याद कीजिए। तो मिलाया जाता है। सम इंपॉर्टेंट फ्यूल और देयर कंपोजिशन, किस चीज से बने होते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो वाटर गैस भी एक टाइप का फ्यूल है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर गैस। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगता नहीं है कि ये फ्यूल होगा, लेकिन वाटर गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, इवन आजकल इसको मिसाइल बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिला के, हाइड्रोजन को मिला के वाटर गैस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी में H2O होता है, तो उसका H2O ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वाटर गैस हो गई। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन एयर में होती है ना, तो इससे आप याद कर सकते हैं। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, स्टिलीन, सीओ प्लस नाइट्रोजन को मिला के आपका कोल गैस बनती है। ठीक है, नेचुरल गैस, मीथेन और एथेन, ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, CH4 कहते हैं शायद मीथेन को, जहां तक मुझे पता है सबसे ज्यादा मीथेन होती है। लिक्विड पेट्रोलियम ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है, ये भी 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 95% ब्यूटेन होती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम। एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या होती है, ब्यूटेन होती है। CH4 एक्चुअली मीथेन, एथेन, मीथेन, CH4 तो शायद गलत, जहां तक मुझे लग रहा है लिखा हुआ है, क्योंकि ब्यूटेन का थोड़ा फॉर्मूला आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होती है। ठीक है, और बायोगैस और गोबर गैस में आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सी इसमें गैस नहीं होती है। तो इसमें मेथेन होती है, इसमें ब्यूटेन, हेक्टेन नहीं, सब नहीं होती है, बट इसमें मेथेन होती है। CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये स्लाइड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कोल गैस। ठीक है, कोल गैस आप याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा आप को याद करना, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मेथेन होती है। लिक्विड फाइल में ब्यूटेन होती है, कंप्रेस्ड में मीथेन होती है, और
उसके बाद आपका बायोगैस में भी मीथेन होती है, सब में। सिर्फ ब्यूटेन किसमें होती है? आपका CH4 इसमें, आपका घर में जो सिलेंडर यूज होता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कोल की। कोल कैसे प्राप्त होता है हमको? तो कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, कोल जो होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा होता है कि पहले के जमाने में पेड़ पौधे, जैसे किसी कॉन्टिनेंट में पेड़ पौधे हुआ करते थे, वहां कुछ भी नेचुरल क्लाइमिटीज आ गई, जैसे आपका भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, या आपका ये आ गया, कहते हैं इसको, बाढ़ आ गई, तो इस वजह से पेड़ पौधे टूट के दब जाते थे, और ये करोड़ों वर्ष तक दबे रहे, करोड़ों वर्ष तक दबे रहे, इनका डिग्रेडेशन होता गया, और डिग्रेडेशन होने के बाद क्या किया, ये कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, तो ये वेजिटेबल मैटर, मतलब पेड़ पौधे जिसमें होते हैं, उसी से आपका कोल बनता है। तो इसके में सबसे अच्छा और सबसे बुरा जो होता है, ठीक है, उसमें बारे में बात करेंगे कि सबसे अच्छा कोल जो होता है एंथ्रेसाइट। करोड़ों बार पूछा गया है, मैं लाखों नहीं कहूंगा, इसको करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोल होता है। इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। 90 डिग्री 90% इसमें कोल, 90% कोल होता है, सबसे ज्यादा ये अच्छा होता है। उसके बाद बिटुमस होता है सेकंड। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट या ब्राउन कोल जिसको कहते हैं, उसके बाद पीट होता है। सबसे खराब कोल कौन सा होता है? पीट कोल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा इसमें ए से ही अल्फाबेट शुरू होता है, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, आप याद कर लीजिए। ठीक है, और पी जो होता है सबसे बाद में आता है इन सब में। देखिए पी क्या आ रहा है, सबसे बाद में आ रहा है ना, तो पीट जो होता है सबसे डाउनग्रेडेड कोल होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। आप ए, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट करके आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल जरूर ध्यान से आप रख लिए, क्योंकि आप पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फ्लेम। फ्लेम में से होती है लौ। आप लोगों ने देखी होगी, देखिए लौ सामने मैंने बनाई हुई है, ये लौ। देखिए लौ में भी तीन पार्ट्स आपके होते हैं, आपको पता नहीं होगा। आप लोग कभी देखते हो, कभी नीला कलर जलता है, कभी लाल जलता है, कभी हरा जलता है। ठीक है, तो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि सबसे अंदर है, तो उसमें अनबर्न्ड कार्बन होता है, जिसकी वजह से वहां टेम्परेचर सबसे कम होता है, और वो ब्लैक होता है। सबसे अंदर वाले की बात करें, ठीक है, सबसे कम, सबसे अंदर वाली जो लौ होती है सबसे कम गर्म होती है। उसके बाहर वाली जो होती है वो येलो होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट फ्यूल की वजह से जलता है, क्योंकि उसमें अंदर बीच में ऑक्सीजन वहां पे कम पहुंच पाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बाहर वाली जो है आउटर मोस्ट, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलती है, और इसलिए उसका कलर ब्लू कलर होता है। उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है। ठीक है, और इसी को गोल्ड स्मिथ, ये क्वेश्चन पूछा गया, गोल्ड स्मिथ लॉ का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? जो सुनार लोग होते हैं, सोने को पिघलाने के लिए कौन सा यूज करते हैं? सबसे बाहर वाला कलर यूज करते हैं, और इसका कलर होता है ब्लू। बीच वाले का कलर होता है येलो, अंदर वाले का कलर होता है ब्लैक। सबसे कम गर्म होती है अंदर वाली। देखिए सबसे येलो जो आपको दिख रही है, वो सबसे लीस्ट हॉट है। जो आपको ऑरेंज कलर दिख रही है, मॉडरेटली हॉट है। और जो हॉटेस्ट पार्ट है ब्लू कलर में, आउटर जोन में सबसे ज्यादा होता है। ये एक्चुअली बीच अंदर वाले का कलर आप ब्लैक भी कर सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब बात करें फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है अग्निशमक। जो आप लोग घर में आग लग जाती है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो कौन सा अग्निशमक किसके लिए यूज करते हैं? क्योंकि जनरल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आपसे इंटर में पूछ लेगा, किसी भी चीज में, क्योंकि आप अपने घर के आसपास किसी बैंक में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे लाल कलर के सिलेंडर वहां पे टंगे रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। तो फायर वाटर extinguish fire because it's evaporate like vapor surrounding the burning substance, cutting off the oxygen supply, thus inhibit burning process। सिंपल चीज है, आग को आपको बुझाने के लिए, आग देखिए, आग किस चीज से, आग को जलाने के लिए फायर किस किस चीज से, फायर कैसे जलेगी आप देखिए। सबसे पहला जरूरी चीज उसके लिए ऑक्सीजन। ठीक है, O2 सबसे जरूरी चीज फायर के लिए क्या है? ऑक्सीजन और O2 है। दूसरा जरूरी चीज उसके लिए फ्यूल। ठीक है, तीसरा जरूरी चीज है कोई मटेरियल सब्सटेंस जिसपे वो आग लगे। ये तीन चीज होती है, O2, फ्यूल, सब्सटेंस। ठीक है, तो आप फायर को, किसी चीज को बुझाना है, तो सब्सटेंस, अगर बिल्डिंग में आग लगी तो उसको तो आप हटा नहीं सकते कि बिल्डिंग को ही हटा देंगे, नहीं हटा सकते। दूसरा होता है फ्यूल। सपोज वहां पे पेट्रोल से आग लगी, तो पेट्रोल को आप कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो तीसरा आपके पास सबसे बेस्ट तरीका बचता है O2। इसको आप कट ऑफ कर दीजिए। इसको कट ऑफ करने के लिए अगर पानी डायरेक्ट उसमें डालें, लो जहां पे आग लगी है, तो वहां पे ऑक्सीजन जाना कम हो जाती है, और ऑक्सीजन जैसी कम जाती है, आग बुझ जाती है। सिंपल आग बुझाने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक या ऑयल, वाटर कैन नॉट बी यूज एज एक्सटिंग्विशर, क्योंकि आप वाटर यूज करेंगे तो पेट्रोल जो होगा और बहता जाता है, और जहां जहां बहेगा, क्योंकि पेट्रोल जो होता है हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो पानी में भी आपको आग लगी दिखा, जहां जहां पानी जाएगा वहां भी आग लगी रहेगी। और इलेक्ट्रिकल में नहीं, क्योंकि आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैवियर देन ऑयल, तो नीचे रह जाएगा, दस ऑयल फ्लोट्स ओवर इट एंड कंटिन्यू टू बर्न। ऑयल
ऊपर बहता रहेगा। उसके बाद बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, CO2 इसको कहते हैं, विच इज जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद द एसिड। इट इज यूज्ड एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर, दैट ऑफ डीजल इन टर्म्स ऑफ सीटेन नंबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी आपकी बिल्डिंग्स में या बैंक में या कहीं भी बिल्डिंग, कहीं भी लाल सिलेंडर होता है, उसमें आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए और इलेक्ट्रिक फायर के लिए, इसके बारे में हम कभी एक बार बात करेंगे। फायर की कितने टाइप की फायर होती है, शायद 4 टाइप की फायर होती है, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फायर और पेट्रोल फायर के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है एज ए स्टीम फ्यूसर। ठीक है, और सबसे बेस्ट पेट्रोल की जो बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो बेकिंग सोडा को एसिड से रिएक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, और पेट्रोल का जो बेस्ट क्वालिटी हम पता करते हैं ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज्यादा पेट्रोल की क्वांटिटी होगी। और डीजल का सीटेन नंबर, मतलब डीजल का क्वालिटी पता करने के, सब देखिए सब चीज पेट्रोलियम से ही निकलती है, आपका वैक्स, पेट्रोल, डीजल और आपका इवन गैस जो होती है सब वहीं से निकलती है, पेट्रोलियम से ही निकलती है। उसके अलावा आपका जो जहाज का फ्यूल होता है, इसको एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, वो भी वहीं से निकलता है। ठीक है, तो डीजल को पता करने के लिए हम लोग सीटेन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, और पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर से हम मेजर करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करें सेफ्टी मैचेस, सेफ्टी मैचेस में मैच बॉक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मैच बॉक्स में कौन सा मटेरियल बना होता है। तो मैच स्टिक जो होती है, मतलब माचिस की तीली, उसमें आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और बॉक्स का जो माचिस होती है उसके साइड साइड में जो आपके देखिए, ये सपोज आपकी माचिस है। ठीक है, तो इधर वाला जो पोर्शन होता है, इसमें क्रॉस 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 ऐसे कर, जिसपे हम लोग माचिस को रगड़ते हैं, तीली को रगड़ते हैं, वो बनी होती है आपकी ग्लास एंड फास्फोरस से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लास एंड फास्फोरस से बनी होती है। और माचिस की जो तीली होती है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट से बनी होती है। याद रखेंगे आप लोग, भूलिए मत दोस्तों। ठीक है, इसको 2-3 बार रिवीजन आप कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो सिंपल जब बात करेंगे एसिड, ठीक है, और बेसिस अम्ल क्षार जो आप लोग बोलते हैं, या साल्ट की, तो दीज आर सब्सटेंस व्हिच हैव सो टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस। ये क्वेश्चन पूछा गया है 50 बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एसिड लिटमस पेपर को क्या कर देता है। तो एसिड कर देता है लाल लिटमस पेपर को ब्लू, नहीं सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ब्लू, नीला जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर देता है क्या, एसिड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए के पास क्या आता है, बी, इस तरह आप याद कर सकते हैं, तो बी को कन्वर्ट कर देता है आर। ठीक है, ध्यान रहेगा क्योंकि एसिड्स में एस के बाद, एस के पहले आता है आर। ठीक है, याद करने का आप तरीका आप कैसे भी याद कर लीजिए। तो these are good conductor of electricity in aqueous solution. Pickles are always kept in glass jar because acid present in them react with the metal to produce hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो वो खराब हो जाएगा। अचार देखते हो कभी कभी आप लोगों का सफेद हो जाता है, इसलिए उसको हम ग्लास जार में जिसको केंटल कहते हैं या आप कंटल कहते हैं, किसी में ग्लास जार में रखते हैं। क्योंकि अगर उसको मेटल के डब्बे में रखेंगे तो एक तो वो फेरस उसमें होता है, लोहे, ऊपर आपका ये एसिड है, तो क्या करेगा, ये लोग रिएक्ट करेगा। और जब ये चीजें रिएक्ट करेंगी, एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो आपका फेरस ऑक्साइड या कुछ बना देगा, हाइड्रोजन गैस उससे निकलेगी और वो अचार को खराब कर देगी। उसकी तरह हम बात करें बेसिस की, तो दीज आर सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट। देखिए ये है सोर टेस्ट। ठीक है, सोर मतलब होता है थोड़ा सा, और बिटर होता है थोड़ा कड़वा टाइप। और रेड लिटमस पेपर ये कन्वर्ट कर देता है क्या, टर्न रेड लिटमस को ब्लू। वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर, वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करा था रेड में, जैसे आपको बताया था, ए बी आर करके आप बात करते थे। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बी आर बी। ध्यान रहेगा आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और लोग भूल जाते हैं। एसिड कन्वर्ट कर देता है ब्लू को रेड में, एसिड, एसिड कन्वर्ट कर देता है ब्लू को रेड में, और बेस कन्वर्ट कर देता है आपका रेड को ब्लू में, रेड को ब्लू में, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। दे गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिफरेंट कलर देते हैं आपके एसिड और बेस के सॉल्यूशन के साथ में। आपको हम कमेंट सेक्शन में बताना है कि लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर किस चीज का बनता है आपको बताना है। ठीक है,
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कमेंट सेक्शन में अगर आता है बताइए, नहीं आता है तो आप पता करके बताइए। इसके बाद बात करें सॉल्ट की। सॉल्ट मीन्स होते हैं नमक। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। ठीक है, जो आपका एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को जो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रलाइज होकर, उसको कहते हैं सॉल्ट। और पीएच इज मेजर ऑफ एसिड और बेस। कोई चीज एसिड है या बेस है वो कैसे पता चलेगी? पीएच वैल्यू से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीएच अगर किसी चीज का 7 से प्लस है तो उसको क्या कहेंगे, 7 से नेगेटिव है तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, 7 के प्लस है तो उसको क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं या बेस कहते हैं, और 7 के पहले है तो उसको एसिड कहते हैं, बेस कहते हैं, ये हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें ये लोग क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होती है। ये बर्निंग के लिए कभी काम नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आग बुझाने के लिए काम करती, बर्निंग के लिए कभी काम नहीं करती। एयर एंड आर ब्रीथ कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको आपको पता है कि जब भी हम छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो पौधे लेके वो धूप की सनलाइट की उपस्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण से अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद बात करें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की। इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ एयर एंड हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड द हीमोग्लोबिन एंड than oxygen, about 200 times more. That's why in the environment of carbon monoxide, which is non-poisonous gas, people die for the need of oxygen. क्योंकि कार्बन ये बोल रहा है कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ एयर और हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये। अगर कि हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड आपका चला गया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है उसको रोक देगा। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पर रोक देगा, मतलब ऑक्सीजन वहां पर पहुंच नहीं पाएगा, तो आप लोग मर जाएंगे। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है। जैसे आप लोग, अगर आप पता हो, घर पहले के जमाने में क्या होता था, घर में लोग गर्म करने के लिए रूम पे क्या करते थे, कोल रख देते थे। कोल मतलब कोयला, ठीक है, किसी तसली में या किसी भी चीज में रख देते थे और जला देते रात में। और सुबह वो लोग उठते नहीं थे, मर जाते थे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता था। और आपको पता नहीं चलेगा, आप सोते रहेंगे, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और ऑक्सीजन की रीच को रोक देगा और आप लोग मर जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कौन सा खतरनाक है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इट इज ए केमिकली कैल्शियम सल्फेट, जिसको हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बोलते हैं, एंड इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट एट 373 केल्विन पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा घर में, आप वहाँ किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट जाता है, तो उसके ऊपर कुछ लपेट देते हैं व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर कुछ चूना टाइप का लगा देते हैं, इससे बहुत हार्ड हो जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, घर में भी यूज होता है कभी कभी, ये पीओपी करवा आप लोग करवाते हैं घर पे। घर के नीचे जो किया पुट्टी इसको कहते हैं, वो भी पीओपी ही होता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसको CaSO4 हाफ H2O बोलते हैं। और प्रिपेयर किया जाता है कि जिप्सम को जो कैल्शियम सल्फेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करके इसको बनाया जाता है। मतलब CaSO4 ये भी होता है, CaSO4 2H2O होता है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो फिर ये CaSO4 हाफ H2O रह जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्दर सेट इनटू हार्ड सॉइल कॉल्ड जिप्सम। ठीक है, फिर अगर हम इसको क्या करेंगे, पानी के साथ फिर से लगा देंगे, तो फिर ये आप 2H2O हो जाएगा आपका, और फिर ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। दस इट इज यूज टू प्लास्टर फ्रैक्चर बोन्स, जो मैंने आपको बताया। फॉर मेकिंग टॉयज, बहुत खिलौने इसके बनाए जाते हैं। मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो आपका घर में पुट्टी की जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको दोस्तों। तो ये थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग गलत करके चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। ठीक है, तो इस बार आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा, जो बताया जा रहा है उतना बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट की। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट ऑफ कैल्शियम विद स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड लाइमस्टोन एंड क्ले। घर में यूज होता है आपका। द कंपोजिशन ऑफ प्रोसेस में कैल्शियम ऑक्साइड, याद नहीं रखना आपको। जीएम जिप्सम डिक्रीज इट्स रेट ऑफ, ये भी याद नहीं रखना। इन सीमेंट इफ फाइन लाइन इज एक्सेस, द सीमेंट क्रैक ड्यूरिंग सेटिंग, एंड इफ लाइन इज लेस, सीमेंट इज ऑफ द बिग स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, सीमेंट किस चीज का बनता है। पोर्टलैंड सीमेंट आपका नॉर्मल सीमेंट लोग घर में जो यूज करते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट ही कहते हैं, नॉर्मली आप लोग सीमेंट बोल देते हैं, जिस चीज का घर बनता है।
ठीक है। देखते हैं आप लोग ना घर में रेत के साथ मिला के सीमेंट को क्या करते हैं लोग, या रोड जो आप लोग बनाते हैं तो रोड में, रोड जब बनती है या तो घर में जो बनता है वो नॉर्मल सीमेंट जो होती है वो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, और ये आपका सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम जो होता है उनके उससे मिलकर बनी होती है, और इसमें स्मॉल अमाउंट में जिप्सम भी मिलाया जाता है। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मतलब पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा लाइम स्टोन और क्ले प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपका सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का सिलिकेट और एल्यूमिनेट दोनों होता है। उसके अलावा आपका क्या होता है, लाइम स्टोन और क्ले भी होता है, लाइम स्टोन और क्ले भी होता है, नॉर्मल घर में जो सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो द कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिना, ये याद नहीं रखना आपको। मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट और वाटर यूज्ड टू जॉइनिंग ब्रिक्स एंड प्लास्टिक वॉल, यही बात कर रहा था। वो उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्टार कहते हैं। ठीक है। जो मिक्सचर बनता है जिससे आप लोग घर की ईंटें जोड़ते हैं, ठीक है, या रोड बनती है जिसको डाल के रोड बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, उसको मोर्टार कहते हैं। इसमें आपका बालू जोड़ देते हैं आप लोग, सीमेंट और वाटर मिला के मिक्सचर बना के उसको ब्रिक्स के बीच में रख के, या घर में जो प्लास्टर आप लोग करते हैं उसको मोर्टार कहते हैं, और इसमें मेन होता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए अब कंक्रीट की बात करें। ए मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड सीमेंट एंड वाटर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग रॉड्स। ठीक है। कंक्रीट आपको पता है घर में आप लोग के क्या उसको क्या कहते हैं, लिंटर जो बोलते हैं आप लोग, लिंटर डलवाते हैं। ठीक है। लिंटर जो डलवाते हैं जैसे देखिएगा आप लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी गिट्टी होती है उसको सीमेंट के साथ मिला के और बालू के साथ मिला के बनाया जाता है। तो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट जो होती है विच इज कंक्रीट विद स्टील बार्स एंड वायर्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रूफ, छत के ऊपर जो बनाए जाते हैं या तो ग्लास लगाने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको कंक्रीट कहते हैं। सिंपल। कंक्रीट आप समझ गए होंगे, छोटे मोटे पत्थर मिला, छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर मिला के एक मशीन आती है, ऐसे गोल गोल होती है, घूमती रहती है, उसमें मिक्सर होता रहता है, और फिर एक तसले में लोग लोग जाकर उसको डालते रहते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास किस चीज से बना होता है, तो एमोर्फोस सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास जो होता है वो बहुत ठंडा इसको कर दे तो ग्लास बनता था। कंटेन्स सिलिका, ठीक है, इसको मेड्स सिलिका बोलते हैं, SiO2। ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, बहुत बहुत कम टेम्परेचर पे जब ठंडा कर देते हैं तो ग्लास बन जाता है। इसका रेड कलर आता है आपका कॉपर ऑक्साइड की वजह से, ग्रीन कलर आता है क्रोमाइट ऑक्साइड की वजह से, ब्लू कलर आता है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से, और ब्राउन कलर आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ग्लास को इतना ध्यान रखिए, ग्लास गर्म करने से नहीं बनता है, ग्लास को मेड्स सिलिकेट सिलिका को क्या करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो आपका ग्लास बन जाता है। रेड कलर आपका कॉपर ऑक्साइड की वजह से, ग्रीन कलर आपका क्रोमाइट ऑक्साइड की वजह से, और ब्लू कलर आपका कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से, ब्राउन कलर आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग हैवी वाटर की, हार्ड वाटर की, हाइड्रोजनेट ऑयल की। हैवी वाटर इज वाटर दैट कंटेन्स हैवी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ठीक है। हैवी वाटर जिसको हम लोग D2O कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा है न्यूक्लियर रिएक्टर, जब हम थोड़ा सा पढ़ रहे थे कि उसमें जो आपका मॉडरेटर यूज होता है, क्या यूज होता है आपका किस चीज को ठंडा करने के लिए, DTO। तो हैवी वाटर इज वाटर दैट कंटेन्स हैवी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम ऑफ differ from the hydrogen usually found in water plutonium, in that each atom of deuterium containing a proton and neutron. Heavy water may be deuterium oxide DTO जिसको बोलते हैं, और it may be deuterium protide जिसको DHO भी बोलते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 वाटर मॉलिक्यूल्स पर 20 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स हैवी वाटर, इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, बस ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला किसको कहते हैं, D2O को कहते हैं, और इसका काम होता है आपका जो आपका कंडेंस वो मॉडरेटर में यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ठंडा करने। उसके बाद बात करें हार्ड वाटर की। हार्ड वाटर मतलब the water in which soluble bicarbonate oil, calcium and magnesium are present is called temporary hard water, in which soluble sulfate and chloride of magnesium and calcium are present is called permanent। दो टाइप का हार्ड वाटर आपका होता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर का आप लोग नहाते होंगे, साबुन लगाते होंगे, आपका फेना ही नहीं छोड़ता है। ठीक है। जो झाग होता है वो छोड़ता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें घुलता ही नहीं वो चीज, साबुन। तो द वाटर इन विच सोल्यूबल बाइकार्बोनेट ऑयल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट, जिस अगर उसमें आपका बाइकार्बोनेट ऑफ ऑयल और मैग्नीशियम प्रेजेंट है उसको हम लोग टेम्परेरी हार्ड वाटर बोलते हैं। और अगर उसमें सल्फेट एंड क्लोराइड, सोल्यूबल सल्फेट और क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट है, तो देखिए अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसको टेम्परेरी बोलेंगे, लेकिन अगर सोल्यूबल सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट है उसको परमानेंट हार्ड वाटर बोलेंगे। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव बाय बॉइलिंग, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको गर्म कर देते हैं पानी को, तो क्या होता है वो दूर हो जाती है। ठीक है। और एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द क्लार्क्स प्रोसेस, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट और कैल्गन। ठीक है। तो क्लार्क प्रोसेस कहते हैं
जिससे आपका टेम्परेरी हार्डनेस आ जाता है। और कैल्विन प्रोसेस कहते हैं, कैल्विन कहते हैं जो जिसकी वजह से आपका या तो सोडियम ये डालिए, आप कार्बोनेट डालिए या तो कैल्विन डालिए, तो आपका क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस निकल जाती है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इतना ध्यान रखिएगा कि हार्डनेस जो होती है वो आपका सल्फेट और क्लोराइड जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, उसकी वजह से होती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें हाइड्रोजनेशन ऑयल की। तो अनसैचुरेटेड फैट व्हेन हीटेड विद निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मास कॉल्ड घी, जिसको आप लोग कहते हैं। घी जो मतलब आपका देखिए, आप लोग घर में घी बनाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो घी बनाए जाते हैं आपकी फैक्ट्रियों में, तो क्या होता है कि निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्ट हो जाता है आपका सॉलिड मास में और सैचुरेटेड फैट में। दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द ऑयल एंड इज कैरिड आउट थ्रू हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एज ए कैटलिस्ट। तो घी बनाने के लिए निकिल का उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी आपकी जो फैक्ट्री होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा सा ओट्स की बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल आर, ओट्स मतलब कोई भी रॉ मटेरियल जिससे कोई चीज निकाली जाती हो, सपोज कुछ भी क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ भी चीज याद करना है, तो सपोज आपका रेत है ना, रेत, ठीक है, रेत में बड़ी बड़ी गिट्टियां होती हैं, ठीक है, उनको निकाला जाता है, बड़ी बड़ी गिट्टियों को। तो रेत जो पूरा जो मटेरियल है, ये पूरा रॉ मटेरियल है, और इससे हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया, बड़ी बड़ी गिट्टियां। तो उसी तरह कोई भी चीज रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज ओर्स होती है, इसको रॉ मटेरियल कहते हैं। और इनसे आपका क्या निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है कि द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स निकाले जाते हैं। मेटल्स जो भी आपके मेटल्स है, सोने चांदी लोहे जो भी चीज निकलती है, एल्यूमिनियम, सब ये किसे निकाले, ओर से निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम कोर्स कौन कौन से, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये तो यूपीएससी का सीएपीएफ का जो पेपर होता है उसमें ही पूछा गया है। ठीक है, एल्यूमिनियम के कौन कौन से आपके ये हैं, तो पूछ लेगा कौन सा इसमें से एल्यूमिनियम का नहीं है, तो बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट जो है आपका एल्यूमिनियम का है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नाइट, आयरन पायराइट और सिडरलाइट टाइट। ठीक है, ये आयरन का है। उसके बाद कॉपर, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास कॉपर का होता है। जिंक का जिंक ब्लेंड और कैलामाइन जिंक का होता है। सोडियम का होता है रॉक सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नमक जो आपका होता है सोडियम, क्या होता है नमक का क्या होता है आप बताइए, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट होता है नमक का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेशियम कार्नाइट, कार्नालाइट और सॉल्ट पेटर, ये पूछा गया, देखिए ये तो एमपीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, लेड का गैलेना और एंग्लेसाइट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेड को क्या कहते हैं, और गैलेना भी कहते हैं, एंग्लेसाइट बोलते हैं। टिन को टिन पायराइट या क्लासिफाइड, सिल्वर को सिल्वर ग्लैंस बोलते हैं। गोल्ड को कैल्वराइट या साइबराइट बोलते हैं। मरकरी को सिनाबार या कैलोमर एजियस बोलते हैं। मैग्नीशियम का याद कर लीजिए आप, डोलोमाइट और कार्नालाइट। कैल्शियम को याद, स्लाइमस्टोन आपको पता है। फॉस्फोरस का फॉस्फोराइट और फ्लोराइट। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, वो बताया था। एल्यूमिनियम आपको याद रखना है, आयरन आपको याद रखना है, उसके बाद आपको सोडियम आपको पता है, पोटेशियम का तो याद रखना है आपको, लेड का याद रखना है। ठीक है, लेड का जरूरी है। उसके बाद आपका मरकरी, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आप याद रख लीजिए। और उसके बाद आपका कैल्शियम का याद रख लीजिए। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताया वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और प्लीज वीडियो को पूरा देखने का आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा सा, थैंक यू।